हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए गुप्ता एंड गुप्ता को जो बुक है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपके जितने भी स्टेट एग्जामिनेशंस हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। बाकी हम इसको ऐसे आपका जो जितने भी क्वेश्चन हैं अपने गुप्ता एंड गुप्ता को सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किए हैं इस सीरीज में, वो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि हम एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल में देखते हैं। यदि आपने इरिगेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर जो हमने स्टार्ट किए, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी स्टार्ट किया है, जो पहले हमने लेक्चर लिए हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप यदि पूरे लेक्चर को कवर कर लिए, हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है इसको पूरा कवर कर लिए, तो आपकी पूरी इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। आपको आप एक बार लेक्चर पूरा लीजिए, उसके बाद आप लोग बुक उठाइए, देखिए पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो इसमें हम लोग ने अब तक जो है अपने 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे, और आज हम जो अपना करेंगे वो 81 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जितने स्पिलवे के टाइप्स थे, स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे के कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस कर लिया था। ठीक है, बाकी इसकी PDF जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ 81 नंबर क्वेश्चन की, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन क्या, द डिस्चार्ज पासिंग ओवर एन ओगी स्पिलवे इज गिवन बाय। ठीक है, कह रहे जो आपका ओगी स्पिलवे है, स्पिलवे का काम क्या होता है, जो हमारा सरप्लस वाटर जो है, सरप्लस डिस्चार्ज है, उसको पास करना। तो कह रहा है जो डिस्चार्ज पास करेगा ओगी स्पिलवे से, वो आपका फॉर्मूला उसका पूछ रहा है क्या होगा, जहाँ पर आपको एल इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे क्रेस्ट दे रखा है, और एच क्या है आपका टोटल हेड ओवर द स्पिलवे क्रेस्ट इंक्लूडिंग वेलोसिटी हेड दे रखा है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्रकार का ओगी स्पिलवे है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का ओगी स्पिलवे है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ओगी स्पिलवे है। ठीक है, यहाँ पर तो वाटर होगा ही, ये इसका अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड में एच हेड तक जो है आपका वाटर है, ये तो आपका रहेगा। अब इसके ऊपर जो आपका जो सरप्लस वाटर है, ठीक है, सरप्लस वाटर में भी दो चीज़ें होंगी, एक वाटर हमारा, ठीक है, सरप्लस वाटर में भी हमारी दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा यदि बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 सेकेंड, सरप्लस वाटर की यदि मैं बात कर रहा हूँ आपका, तो यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर आपकी आएंगी। एक तो हमारा यहाँ पर जो मिनिमम पूल लेवल के बाद से ये जो वाटर आएगा, फ्री वाटर आपका जो फ्री लेवल के लिए, और एक आपका वेलोसिटी के कारण भी वाटर आएगा। ठीक है, वेलोसिटी हेड के कारण भी जो वाटर आएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जो हमारा टोटल हेड होगा, ठीक है, जो हमारा टोटल हेड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है आपका TEL है, या अपस्ट्रीम साइड का जो है आपका TEL है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वाटर लेवल है। अब यहाँ पर देखिए, अब यदि मैं बात करता हूँ, ये आपका टोटल जो, ये आपका टोटल यहाँ तक जो आपका ये हुआ, ठीक है, ये आपका जो है, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका H, जिसको इसने H कहा है, H जिसको इसने H कहा है, कई जगह इसको HE लिखता है, कई जगह HE या H लिखता है, जो कि HE के यदि हम बात करते हैं तो HE इक्वल टू क्या आता है आपका, ये HE होता है क्या, टोटल हेड ओवर क्रेस्ट। अब ये क्या होता है, HE इक्वल टू होता है आपका, HE इक्वल टू क्या होता है आपका डिज़ाइन हेड HD। ठीक है, डिज़ाइन हेड, ये रहा आपका डिज़ाइन हेड HD। ठीक है, आपका डिज़ाइन हेड HD ये रहा, प्लस आपका जो है वेलोसिटी हेड। ठीक है, जो वेलोसिटी के कारण यहाँ पे कुछ फ्लो में वेलोसिटी होगी, उसके कारण कुछ हेड जनरेट होगा, तो प्लस वेलोसिटी हेड जिसको हम HA कहते हैं, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, अब जो हमारा डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, जो आपका ओगी स्पिलवे को ओवर डिस्चार्ज हो रहा है, कितना आता है, तो वो आता है Q इक्वल टू 2/3 CD √2GL H टू द पावर 3/2। और H कौन सा, ये आपको मैंने बता दिया कि ये आपका H यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या होगा, HD प्लस HA। ठीक है, जहाँ पे HD क्या है आपका डिज़ाइन हेड है, और ये आपका वेलोसिटी के कारण जो हेड आ रहा है वो है। ठीक है, V²/2G वेलोसिटी हेड आता है। ठीक है, V²/2G आता है, V²/2G वेलोसिटी हेड आता है। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर L क्या है, अच्छा L को कई जगह L इक्वल टू LE भी लेते हैं, यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में कैसे इसको लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे भी आपको बता दूंगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अब L की बात करते हैं या LE की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पिलवे होता है। क्या होता है, LE जो आपका होता है ये आपका इफेक्टिव लेंथ होता है। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ जिसको क्रेस्ट विड्थ भी देता है। ठीक है, LE की यदि हम बात करते हैं तो आपका LE, मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपको इसमें पूछ दे। तो LE इक्वल टू होता है क्या, L -2 KP इंटू N, नंबर ऑफ पियर्स हैं। ठीक है, प्लस KD
के लिखता है, के लिख दीजिए, के इंटू एच ई, ये आपका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ के लिए, ठीक है। यदि मैं केपी की बात करता हूँ कि क्या आपका पियर कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, क्या है ये आपका पियर, ठीक है, ये आपका क्या है पियर कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर इन की यदि हम बात करते हैं क्या है नंबर ऑफ पियर्स, पहले ही बोल चुका हूँ ये क्या है नंबर ऑफ पियर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पियर्स, नंबर ऑफ पियर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पियर्स हो गया, ठीक है। एच ई क्या है आपको पता ही हो, एच ई पहले बता दो, टोटल आपका जो डिजाइन हेड है क्रेस्ट के ऊपर जो आपका है। और यदि मैं बात करता हूँ किसी के ए की, यदि मैं के ए की बात करता हूँ, चलिए के ही बता देता हूँ आपको, के क्या होता है आपका, तो ये होता है एबटमेंट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, क्या है ये आपका एबटमेंट, ठीक है, ये आपका एबटमेंट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब ये आपका यदि बात करते हैं क्या होता है Q इक्वल टू 2/3 CD अंडर रूट 2G L इंटू H⁻3/2, तो इसको जो है इतने को जो ये आपकी वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये आपकी कांस्टेंट होती है जिसको हम क्या लिखते हैं, जिसको हम C के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू CL H/3/2, सॉरी, सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओगी स्पिलवे डिपेंड्स, अच्छा कह रहा है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है ओगी स्पिलवे का, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शंस दे रखे हैं, चलिए एक बार इस पर बात करते हैं तो आते हैं कि आपका जो है क्या होगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के लिए, किसके लिए, ओगी स्पिलवे के लिए यदि हम बात करते हैं, तो पहला ये डिपेंड किस पे करता है, डेप्थ ऑफ अप्रोच पे, आपका अप्रोच का डेप्थ कितना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, मैं एक चीज़ आपको ऊपर बताया, क्या आपको दो चीज़ें यहाँ पर समझ में आया आपको, एक होता है क्या हमारा डिज़ाइन हेड, एक होता है वेलोसिटी हेड। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यदि आपका जो डिज़ाइन हेड, यदि हम बात करते हैं, यदि आपका जो एच है, ठीक है, जो हाइट ऑफ जो है, जो आपका हाइट ऑफ ओगी वियर, आपका जो ओगी स्पिलवे है, यदि हाइट ऑफ ओगी स्पिलवे जो यदि हम बात करते हैं, ये आपका मोर देन 1.33 टाइम ऑफ डिजाइन हेड है, मतलब एच अपॉन, यदि मैं बात करता हूँ एच अपॉन एच डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.33, यदि इतना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आपका हाइट यदि ज़्यादा हुआ, यदि आपका ओगी स्पिलवे का हाइट ज़्यादा हुआ, हाइट ज़्यादा होने के केस में हम अपना जो वेलोसिटी हेड होता है, ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी हेड होता है, जो एच है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी हेड, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसका मतलब एच ई जो होता है, एच ई क्या हो गया, एच ई ही हमारा एच के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ये एच डी के बराबर हो जाता है। इस केस में एच ई अपॉन एच डी जो होता है, एच ई अपॉन एच डी जो होता है, एच ई अपॉन एच डी जो होता है वो इक्वल, क्योंकि एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू यदि हम बात करते हैं, यदि हम तो क्या होता है, एच अभी बताया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ समझिएगा, एच ई अपॉन एच डी जो होता है वो इक्वल टू 1 के आ जाता है, ठीक है। इस केस में अब जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है, वो सी इक्वल टू सी डी के बराबर हो जाता है, ठीक है। सी इक्वल टू सी डी के बराबर हो जाता है, मतलब एक्चुअल के कोफिशिएंट डिस्चार्ज बराबर हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 2.2, कितना 2.2 आप एसआई यूनिट में लेते हैं। कई जगह एसआई यूनिट की जगह पे यदि आपको क्वेश्चन में एफपीएस में पूछ देता है, तो एफपीएस यूनिट में यदि आपको क्वेश्चन में पूछे तो 4.03, एफपीएस यूनिट में पूछे तो 4.03 और एसआई यूनिट में 2.2 हो जाता है। और यदि मान लीजिए ये आपका लेस देन, यदि ये तो मैं बता दिया आपका h/hd जो है, यदि आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 1.33 है। अब यदि मान लीजिए आपका जो h/hd है, ठीक है, जो h/hd है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यदि आपका h/hd, यदि आपका h/hd जो है ये आपका लेस देन 1.3, ग्रेटर देन बता दिए, लेस देन 1.33 है, इसका मतलब इस केस में हम जो अप्रोच वेलोसिटी है, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, उसका इफेक्ट होगा, अप्रोच वेलोसिटी का इफेक्ट होगा और उसको कंसिडर करेंगे इस केस में। तो इस केस में जब हम एच ई अपॉन एच डी निकालना है, एच ई अपॉन एच डी,
ठीक है, HI अपॉन HD निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस केस में हम जब HI अपॉन HD की बात करते हैं यहाँ पर इस केस में, ठीक है, तो यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा, यहाँ पर जो चार्ट दे रखा है ये आपका जो, ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम CD की वैल्यू कितना आती है 2.2, यहाँ से C हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर C को हम फाइंड करेंगे CD इक्वल टू 2.2 का यूज करके। ये दोनों में इम्पैक्ट, इसका मतलब जो हमारा जो अप्रोच है, जो डेप्थ ऑफ अप्रोच है वो इम्पैक्ट कर रहा है किसके, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज अप स्ट्रीम स्लोप। अब एक चीज समझिएगा अप स्ट्रीम स्लोप के बारे में कि ये कैसे इम्पैक्ट करता है अप स्ट्रीम स्लोप आपका। ठीक है, यदि मान लीजिए अभी तक मैं ऊपर जो बात किया था, ऊपर क्या बात किया था कि ये हमारा जो अप स्ट्रीम है, ठीक है, ये जो हमारा अप स्ट्रीम, ये हमारा डाउन स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम के बारे में ऊपर जो मैं बात किया था इसको मैंने वर्टिकल माना था। क्या माना था, इसको मैंने वर्टिकली माना था। लेकिन यदि मान लीजिए आपका ये वर्टिकली ना हो, ठीक है, यदि अप स्ट्रीम आपका वर्टिकल माना था, यदि ये आपका कुछ ऐसे स्लोप पर हो, ठीक है, कुछ ऐसे स्लोप पर हो, ठीक है, ऐसे स्लोप पर भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसे स्लोप पर यदि आपका हो, ठीक है, ठीक है, ये आपका स्लोप पे हो। अब यदि ये स्लोप पर है, ठीक है, ये स्लोप पर है, तो इस कंडीशन में अभी तक तो मैं आपको CD की वैल्यू बता दिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, CD का यूज करके C की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे ये बता दिया। लेकिन यदि फेस आपका स्लोपिंग हो, इस कंडीशन में जब हमको C की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसको ऑब्टेन करेंगे C की वैल्यू को। और उसके लिए यहाँ पर आपका चार्ट दे रखा है, यहाँ से आप करेक्शन फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, करेक्शन फैक्टर को निकालने की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंट यदि आपका दो चीज़ यहाँ पर ज़्यादा रखिएगा, एक हमारा अप स्ट्रीम स्लोप, अप स्ट्रीम स्लोप ऐसे याद नहीं करना होता, ये आपके चार्ट में दे देता है, एंगल विथ द वर्टिकल। कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूं। ठीक है, विथ द वर्टिकल, ठीक है, ये वैल्यूज देखिए यहाँ पर दे रखा है। यदि 1:3 है, ठीक है, 1:3 है, यदि आपका 1:3 है, 1:3 है, ये आपका स्लोप कितना होगा 18 डिग्री 26 मिनट। ठीक है, ये आपका यदि 2.2:3 है, 2:3 है, ये आपका 33 डिग्री 40 मिनट के लगभग आता है। और ये आपका 3:3 है, तो वर्टिकल हो जा रहा है यहाँ पर, तो 45 डिग्री आपका हो जाता है, कितना 45 डिग्री आपका हो जाएगा 00 मिनट्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम अपना करेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। और करेक्शन फैक्टर अल्फा जो आता है वो क्या आता है, वो आता है C इंक्लाइंड अपॉन C वर्टिकल, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से निकाल करके हम अपना मल्टीप्लाई करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात किया क्या कि जो हमारा अप स्ट्रीम स्लोप है उस पर वो भी आपके करेक्शन जो आपका जो है डिस्चार्ज कोफिशिएंट फैक्टर है उसको इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा, यदि आपका वर्टिकली होगा तो ऊपर जैसे बताया वैसे निकाल सकते हैं, और यदि वर्टिकल नहीं हुआ, कुछ इंक्लिनेशन हुआ अप स्ट्रीम साइड का, तो वहाँ पर हमको करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ हमारा है डाउन स्ट्रीम जो हमारा एप्रोन है वो भी इम्पैक्ट करता है। अब कहेंगे डाउन स्ट्रीम एप्रोन जो है, जो डाउन स्ट्रीम एप्रोन इंटरफेस है और सबमर्जेंसी, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ को समझते हैं। अब क्या होता है समझिएगा, जब यदि आपका टेल वाटर, ठीक है, ये हमारे टेल वाटर है, ये हमारा क्या है टेल वाटर है, यदि आपका डेप्थ ऑफ जो टेल वाटर है वो इतना है कि ये क्या कर रहा है, जो आपका, ठीक है, आपका डेप्थ ऑफ टेल वाटर इतना है, ये आपका जो है टॉप, जो आपका टॉप है, ठीक है, जो वियर का टॉप है उसको कवर कर दे रहा है, वियर का टॉप को क्या कर रहा है, कवर कर दे रहा है। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि आपका टेल वाटर वियर के टॉप को कवर कर देगा, इसका मतलब क्या होगा, आपके यदि वियर के टॉप को कवर करेगा तो क्या आपका जो डिस्चार्ज होगा फ्रीली होगा, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यहाँ पर यदि इसको टॉप को कवर कर देगा तो यहाँ पर आपका डिस्चार्ज फ्रीली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बैक प्रेशर इफेक्ट आएगा। क्या होगा, बैक प्रेशर, यहाँ से बैक प्रेशर इफेक्ट आएगा।
अब बैक प्रेशर इफेक्ट के कारण यहाँ पर कुछ कमी आपको डिस्चार्ज में देखने को मिलती है डाउन स्ट्रीम एप्रोन के लिए। तो यहाँ पर अच्छा, जब आपका इस कंडीशन को जो है आपका क्या है, जब वियर यहाँ पर क्या है आपके जो है टेल वाटर इतना है कि यहाँ पे वियर को क्या कर रहा है, कवर रखा है, तो आपको इसको कहते हैं सबमर्जेंस। क्या कहते हैं इसको, सबमर्ज्ड वियर। सबमर्ज्ड वियर कहते हैं इसको, सबमर्जेंस और सबमर्ज्ड वियर कहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बैक प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो इफेक्ट होगा, तो यदि आपकी वैल्यू एच डी प्लस, इसके लिए भी आपका ग्राफ होगा, ठीक है, एच डी प्लस डी अपॉन एच ई जो है, ठीक है, ये ग्राफ आएगा आपको। यदि ये आपका एक्सीड करता है, यदि आपका ये ग्रेटर देन 1.7 है, तब तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम जो होगा, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये है। तो यदि आपका जो, तो ये आपका एप्रोन जो होगा उस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। लेकिन यदि इससे ज़्यादा है, फिर वहाँ पर एक आपका ग्राफ आएगा, वहाँ से हम करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम अपने सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट डिस्चार्ज हम फाइंड करेंगे। समझ में आया? तो किन किन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, पहला आपका जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड किया, पहला हमारा डेप्थ ऑफ अप्रोच पे, दूसरा हमारा अपस्ट्रीम स्लोप पे, और तीसरा हमारा डाउन स्ट्रीम एप्रोन इंटरफेस और सबमर्जेंस पे आपका ये आपका डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन ओगी स्पिलवे डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ अप्रोच एंड अपस्ट्रीम स्लोप, बिल्कुल सही, डिपेंड्स ऑन डाउन स्ट्रीम एप्रोन इंटरफियरेंस एंड डाउन स्ट्रीम सबमर्जेंस। इसका मतलब इन सब दोनों पे कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट तो होता नहीं है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज लीस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम। कह रहा है इनमें से कौन सा स्पिलवे है जो कि अर्दन डैम के लिए आपका लीस्ट सुटेबल होता है। ऑगी स्पिलवे, स्यूट स्पिलवे, साइड चैनल स्पिलवे और सॉफ्ट स्पिलवे, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा कौन सा किसके लिए सुटेबल है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बताता हूँ, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपका अर्दन डैम है, अर्दन डैम होगा, आपको पता है, अभी ऊपर बताया हूँ कि आपका जो स्यूट स्पिलवे होता है जिसको एस स्पिलवे कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर फ्लो प्रोफाइल ये होता है, ऐसे फ्लो प्रोफाइल जाएगा, ठीक है, ये आपका इसे वाटर का फ्लो प्रोफाइल जा रहा है, ये इसको पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। ये अपर नेप पे होता है, ठीक है, ये क्या है आपका कर्टेन ऑफ वाटर है, ठीक है, सीट है, इसको अपर नेपी कहते हैं, आपका लोअर नेपी। तो लोअर नेपी क्या करे, इस प्रोफाइल को जो है, इसी प्रोफाइल को फॉलो कर रहा है, तो क्या करेगा, यदि आपका अर्दन डैम है तो यहाँ पर इरोजन क्रिएट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर जो फेस पर इरोजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम अर्दन डैम के केसेस में ओगी स्पिलवे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम जो है अपना, जब भी आपका अर्दन डैम्स की बात आती है, तो वहाँ पर हम साइड चैनल स्पिलवे जो होता है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो किसको नहीं कर सकते, तो ओगी स्पिलवे, बाकी और भी कर भी सकते हैं, ओगी स्पिलवे को बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है, ओगी स्पिलवे को नहीं कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं जिसको मैंने मेंशंस भी किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी द मस्ट सुटेबल स्पिलवे इज। कह रहा है कि यदि आपका टोपोग्राफी जहाँ पर आपका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वियर और स्पिलवे बनाना है, वहाँ पर यदि स्पेस की नॉन अवेलेबिलिटी हो, मतलब स्पेस आपका अवेलेबल नहीं हो, तो कह रहा है उस केस में सबसे सुटेबल आपका स्पिलवे कौन सा होगा। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, सॉफ्ट स्पिलवे, स्यूट स्पिलवे और ओगी स्पिलवे, ठीक है। अब समझिए, यदि मैं स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे और फ्री ओवरफॉल स्पिलवे की बात करता हूँ, ये किसके लिए सुटेबल होता है, ये आपका थिन आर्च डैम्स, अर्दन डैम्स के लिए आपका होता है, ठीक है। स्यूट स्पिलवे या ट्रफ स्पिलवे की यदि हम बात करते हैं, ये आपका सुटेबल कब होता है, जब आपका विड्थ ऑफ द रिवर वैली नैरो, बहुत विड्थ जो है आपका नैरो विड्थ हो, वहाँ पर हमारा कौन सा होता है, स्यूट स्पिलवे। सॉफ्ट स्पिलवे की यदि हम बात करते हैं, तो जहाँ पर टोपोग्राफी ऐसा है कि स्पिलवे प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है आपका ओगी स्पिलवे या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जैसे इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्पेस अवेलेबल ना हो, तो वहाँ पर हम सॉफ्ट स्पिलवे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओगी स्पिलवे की यदि हम बात करते हैं, तो ये आपका ग्रेविटी डैम्स, आर्च डैम्स, बटरेस डैम, ठीक है, इन सब में आपका यूजफुल होता है, ठीक है। बस अर्दन डैम के लिए आपका यूजफुल नहीं होता है। साइड चैनल स्पिलवे की यदि हम बात करते हैं, तो ये भी तब प्रोवाइड करते हैं जब आपका सफिशियंट विड्थ जो है वो अवेलेबल ना हो हेवी कटिंग को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम अपना साइड चैनल स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी है, तो सबसे सुटेबल वहाँ पर सॉफ्ट स्पिलवे होगा। कौन सा, सॉफ्ट स्पिलवे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो अब स्पिलवे से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 85 क्या कह रहा है
कह रहा है इन ए स्यूट स्पिलवे द फ्लो इज यूजुअली, कह रहा है जो आपका स्यूट स्पिलवे होता है, तो स्यूट स्पिलवे में जो फ्लो होता है यूजुअली आपका फ्लो कैसा होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, जब हम स्यूट स्पिलवे की बात करते हैं क्या होता है, स्यूट स्पिलवे मैं ऊपर पूरा बता चुका हूँ, पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। वेफल वॉल्स लगाए जाते हैं। अब बेफल वॉल्स जो लगाए जाते हैं ये आपका ओगी वियर टाइप का, ऐसे इसके तो ये वियर जो है ओगी टाइप का ही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो ओगी ही होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे स्टीप चैनल बन जाता है, ठीक है, स्टीप चैनल बन जाता है, स्टीप चैनल, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम स्लोप क्या होता है, मिनिमम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिनिमम स्लोप क्या होता है, मिनिमम स्लोप लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर ओपन चैनल बना, यहाँ पर एक ओपन चैनल बना, स्टीप चैनल यहाँ पर बना, ओपन चैनल बना है यहाँ पर। अब क्या होगा कि यदि यहाँ पर वाटर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, एक चीज़ समझिएगा, जब वाटर यहाँ से जा रहा है उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम अपनी फ्लो वेलोसिटी को सुपर क्रिटिकल रखते हैं। सुपर क्रिटिकल रखेंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका जंप का फॉर्मेशन नहीं होगा। हमको क्या प्रिवेंट करना है, हमको टर्बुलेंस जो है उसको सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा उसके पास हाई वेलोसिटी होगी, लो डेप्थ होगा, इसके मतलब यहाँ बैक फ्लो और टर्बुलेंस जो है उसको जनरेट होने से प्रिवेंट करेगा। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका अनस्टेबिलिटी फ्लो कंडीशंस का उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जरूरी क्या है कि हमारा जो फ्लो हो कैसा हो, सुपर क्रिटिकल हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फॉर द अपस्ट्रीम फेस ऑफ एन अर्दन डैम द मोस्ट एडवर्स कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज, कह रहा है आपका यदि अपस्ट्रीम फेस जो है अर्दन डैम का अपस्ट्रीम फेस के लिए कह रहा है कि मोस्ट एडवर्स कंडीशन जो कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के लिए होता है क्या होता है। अच्छा यदि हम बात करते हैं, ठीक है, किसी भी डैम जैसे अर्दन डैम की यहाँ बात कर रहे हैं, तो डैम का जो है इम्बैंकमेंट जो होता है वहाँ पर यदि इनस्टेबिलिटी है, इसका मतलब वहाँ फेल्यूर हो सकता है। यदि अप स्ट्रीम साइड या डाउन स्ट्रीम स्लोप दोनों ओर कह रहे हैं, यदि कोई इनस्टेबिलिटी हो, स्टेबिलिटी नहीं अवेलेबल हो, तो आपका एम्बैंकमेंट फेल हो सकता है, आपका डैम जो है फेल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम फेल्यूर की बात करते हैं तो कैसे होता है, यहाँ पर देखिए एक होता है हमारा क्रिटिकल स्टेज अप स्ट्रीम स्लोप के लिए, तो यहाँ पर एट द एंड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होता है, और आपका ड्यूरिंग सडन रैपिड ड्रॉडाउन। सडन रैपिड ड्रॉडाउन का बात यदि कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चलिए ये हमारे पास ये डैम है, ठीक है, चलिए एक बात कह रहे हैं ये डैम है, ठीक है, क्या हुआ कि वाटर जो है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे डैम का मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है, यहाँ पर वाटर सडनली ड्रॉ डाउन हो गया, सडनली वाटर ड्रॉप हुआ, सडनली वाटर ड्रॉप होगा। इसका मतलब यदि मान लीजिए जो सबमर्जेंस स्लोप है, ये सबमर्जेंस स्लोप है जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, यदि रैपिड रिडक्शन हो गया आपका किसमें, जो आपका एक्सटर्नल जो वाटर लेवल है उसमें यदि रैपिड रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये आपके जो स्टेबिलिटी होगी उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाटर इसमें रहेगा, जमा रहेगा यहाँ पर, वो क्या करेगा, ये आपको जो है पोर वाटर प्रेशर जनरेट करेगा, जिससे सीयरिंग आपको सीयरिंग स्ट्रेंथ जो होगी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब फेलियर होगा अपस्ट्रीम साइड का। ये ध्यान में रखना होता है कि यदि अपस्ट्रीम साइड की यदि हम बात करते हैं तो एडवर्स कंडीशन क्या है वहाँ पर, एक तो एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पे हो सकता है और दूसरा आपका ड्यूरिंग सडन और रैपिड ड्रॉडाउन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम क्रिटिकल स्टेज डाउन स्ट्रीम में बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम में भी क्रिटिकल स्टेज हो सकता है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो सकता है आपका, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, यहाँ पर एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन पे जो है सीपेज वगैरह के कारण जो है यहाँ पर जो कुछ ना कुछ हिस्सा टूट सकता है, तो यहाँ पर ये भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। या आपका जो है स्टेडी सीपेज, यदि स्टेडी सीपेज हो रहा है वहाँ पर, जो आपका रिजर्वायर फुल लेवल में है वहाँ पर जो स्टेडी सीपेज हो रहा है, तो भी आज प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, कह रहा है कि अपस्ट्रीम के लिए कह रहा है ये होगा सडन ड्रॉडाउन, क्या होगा, सडन ड्रॉडाउन, ठीक है। और यदि हम स्लोइंग ऑफ स्लोप की यदि हम बात करते हैं तो स्लोइंग ऑफ स्लोप जो है ये आपकी डाउन स्ट्रीम से सीपेज फेलियर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ देयर आर टू कैनाल्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम ईच फ्लैंक ऑफ ए रिवर देन देयर विल बी, कह रहा है कि यदि आपके पास दो कैनाल्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, दो कैनाल्स हैं, ठीक है, वो आपके नदी के फ्लैंक मतलब किनारा होता है, ठीक है, नदी किनारे से जा रहे हैं, ठीक, किनारा होता है, ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए किनारा होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो आप कैनाल किसी नदी से आपको ले जाने हैं, तो कह रहा है कि वहाँ पर क्या होगा आपका 1 डिवाइड वॉल एंड 1 अंडर स्लूस, 1 डिवाइड वॉल एंड 2 अंडर स्लूस, या 2 डिवाइड वॉल एंड 1 अंडर स्लूस, या 2 डिवाइड वॉल एंड 2 अंडर स्लूस। अब यदि मैं बात करता हूँ, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, जब हमारा कोई रिवर फ्लो, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क है, क्या है, रिवर ट्रेनिंग वर्क, रिवर ट्रेनिंग, इस पर क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा पूरा इसके डिटेल में, ठीक है, आगे इस पर क्वेश्चन है, ये डिटेल में बताऊंगा।
क्या होता है कि हम अपने रिवर से जब हमको क्या करना है, हमको वाटर क्या करना है, हमको वाटर को अपना क्या करना है, किसी एक डायरेक्शन फ्लो करना है, किसी कैनाल में ले जाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर डिवाइड वॉल, क्या करते हैं वहाँ पर डिवाइड वॉल बनाते हैं। डिवाइड वॉल जैसे ये रहा, देखिए 1 सेकेंड, ये आपका रिवर का फ्लो है, ठीक है, रिवर फ्लो आया, हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क किया, ठीक है, ये रिवर फ्लो आया, यहाँ पर क्या है, ये हमारा डिवाइड वॉल कहलाता है। क्या है, ये हमारा डिवाइड वॉल है, क्या है, ये हमारा है डिवाइड वॉल। अब डिवाइड वॉल की यदि मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिवाइड वॉल। अब एक चीज़ समझिएगा क्या होगा, यहाँ पर जब डिवाइड वॉल की बात करते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे अंडर स्लूस है, ठीक है, ये क्या है, हमारे अंडर स्लूस है। तो क्या होगा, जब वाटर फ्लो करेगा तो डिवाइड वॉल से इधर रुक गया ये पानी, ये क्या होगा, अंडर स्लूस की वजह से यहाँ पर जो सिल्ट्स होंगे यहाँ पर चले जाएंगे, सिल्ट्स जो यहाँ पर जनरेट होंगे और आपका फ्रेश वाटर है ऑफ टेकिंग कैनाल में चला जाएगा। बट यदि कह रहा है कि दो कैनाल्स के लिए एक, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और डिवाइड वॉल बना दिया, 2 कैनाल्स के लिए 2 डिवाइड वॉल, यहाँ पर भी अंडर स्लूस होंगे तो 2 डिवाइड वॉल और दो अंडर स्लूस की जरूरत आपको पड़ेगी, ठीक है, 2 डिवाइड वॉल और 2 अंडर स्लूस की जरूरत आपको पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, जनरली द वियर इज aligned at right angles to the direction of mean river current because, करेक्ट, जनरली जो हमारी वियर्स की अलाइनमेंट होती है वो आपके जो रिवर आपका फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन के राइट एंगल पर रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं ऐसा, ठीक है, पहला कह रहा है इट इंश्योर्स लेस लेंथ ऑफ द वियर, दूसरा कह रहा है इट गिव्स बेटर डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, तीसरा कह रहा है इट इज इकोनॉमिकल, चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। अब अलाइनमेंट ऑफ वियर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, आपका जो डाइवर्जन वियर होता है वो आपका क्या होता है, डाइवर्जन वियर जो होता है एक रेस्ट स्ट्रक्चर होता है अप टू आपका 9 मीटर हाइट तक का होता है, ठीक है। ये आपका जो है रिवर के क्रॉस जो है इसको बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है, तो ये आपको डाइवर्ट और फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर शटर बने होते हैं, जो शटर होते हैं आपके जो है 1.2 मीटर से एक्सीड नहीं करते हैं, लगभग 1.2 मीटर तक रहते हैं, रेयरली ही एक्सीड करते हैं, ठीक है। जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपको मल्टीपल बेस में और पियर्स में, पियर्स के द्वारा, ठीक है, ये आपके पियर्स होते हैं, ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे पियर्स रहेंगे, इन पियर्स के द्वारा जो है पियर्स बीच बीच में रहेंगे, ये अबेटमेंट्स होते हैं, तो ये आपके पियर्स के द्वारा क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर जो होता है मल्टीपल बेस जो है आपके पियर के द्वारा बटा होता है, जो कि क्या करता है, क्रॉस फ्लो को प्रिवेंट करता है, फ्लड के ड्यूरेशन में क्रॉस फ्लो को प्रिवेंट करता है। हम ऐसा हमारी डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, हम पॉसिबिलिटी ये रखते हैं कि हमारा जो वियर डिज़ाइन हो राइट एंगल डायरेक्शन में हो, जो रिवर करंट है उसके राइट एंगल डायरेक्शन में हो। इससे क्या होगा कि आपका एक तो लेसर स्ट्रेंथ आपके वियर को जो है लेसर लेंथ की जरूरत होगी, क्योंकि हमने राइट एंगल पे रखा है तो राइट एंगल पे डायरेक्ट आएगा तो लेसर लेंथ की जरूरत होगी, ठीक है। आपका डिस्चार्ज कैपेसिटी, क्योंकि कोई मोड़ नहीं हो रहा है, कोई यहाँ पर जो है टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, कोई जंप क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब कोई लॉस क्रिएट नहीं होगा, तो वहाँ पर डिस्चार्ज कैपेसिटी आपको अच्छी मिलेगी और कॉस्ट भी आपका लेस होता है, ठीक है। इसका मतलब आपका राइट एंगल अलाइनमेंट है वो आपका बेटर होता है। कॉमनली यदि आपका कोई सिल्टी हो या सैंडी बेड रिवर हो उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली आपका जो है ये आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूँ आपका, कभी कभी क्या होता है कि जो वियर होते हैं वो ऑब्लिक एंगल पे भी, जो आपका रिवर फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन के ऑब्लिक एंगल पे भी कंस्ट्रक्ट किए होते हैं, ये भी आपको ध्यान में देने वाली बात है, ठीक है। और क्यों किस लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यदि हमको मोर सेफ्टी चाहिए, बेटर फाउंडेशन चाहिए, इस केस के लिए करते हैं। लेकिन अभी इस केस में क्या होगा, आपको ग्रेटर लेंथ चाहिए, लेंथ ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर लेस डिस्चार्ज पावर देखने को मिलता है और कॉस्टलियर। लेकिन ये ऑब्लिक वाला जहाँ पर भी आपके ग्रेवल वगैरह हो, बेड जो आपका ग्रेवल का हो या सिंगल का हो, वहाँ पर जो है ये बनाना नेसेसरी होता है, ये भी आपको ध्यान रखें। तो केवल सबसे अधिक कहता है कि इकोनॉमिकली कौन बात आएगा आपका, तो ये आपका जो है 90 डिग्री बनाएंगे जब हम, लेकिन ऑब्लिक भी बनाना पड़ता है आपके ग्रेवल वगैरह के केस में, ठीक है, जब आपका बेड जो है ग्रेवल का बना होता है। यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मैं दोनों कंडीशन आपको बता दिया हूँ। मैं इसी तरह वीडियो को लेकर चल रहा हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन जिस एग्जाम से होंगे, ये तो क्वेश्चन कम है, इसके द्वारा इन पॉइंट्स के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन आपको तो ऐसे कवर हो जा रहे हैं, तो इस तरह से इस वीडियो को हमने बनाया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है मेन फंक्शन ऑफ ए डिवाइड वॉल इज टू, कह रहा है जो डिवाइड वॉल है उसका मेन फंक्शन, अभी ऊपर बताया था डिवाइड वॉल क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इन कैनाल, कह रहे कैनाल में सिल्ट की एंट्री को, नहीं, सिल्ट की एंट्री को कंट्रोल डिवाइड वॉल नहीं करता है, आपको ऊपर बताया था सिल्ट की जो एंट्री होती है उसको कंट्रोल कौन करेगा, सिल्ट की एंट्री को हमारा अंडर स्लूज जो है वो आपको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा कह रहा है प्रिवेंट रिवर फ्लड्स फ्रॉम एंटरिंग द कैनाल, कह रहा है कि रिवर फ्लड्स को एंटरिंग, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ बेस बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं हम, ऊपर बताया आपको नंबर ऑफ पियर्स में डिवाइड करते हैं, तो फ्लड के ड्यूरेशन में वो एंटरिंग जो है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। कह रहे सेपरेट द अंडर स्लूज फ्रॉम वियर प्रॉपर,
ठीक है। अभी ऊपर बताया भी था डिवाइड वॉल क्या कर रहा है, अंडर स्लूस को सेपरेट कर रहा है, पूरे व्यूअर से अंडर स्लूस को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अंडर स्लूस को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। अंडर स्लूट को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो यही आपको देखिए पूरा एकदम डिटेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम किस किस फंक्शंस के लिए बनाते हैं आप समझिए। पहला ये क्या करता है, अंडर स्लूस जो होता है और जो वियर प्रॉपर होता है, ठीक है, पूरे व्यूअर उसको क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। आपका जो क्रेस्ट लेवल होता है अंडर स्लूस का वो आपका लोअर देन होता है वियर प्रॉपर, ठीक है। वियर प्रॉपर से आपका जो क्रेस्ट लेवल होता है अंडर स्लूस का वो लोअर होता है। इसका मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे डिवाइड वॉल के द्वारा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपको लेस टर्बुलेंट पॉकेट जनरेशन, जो टर्बुलेंस पॉकेट जनरेट होगा उसको कम करेगा। कैनाल हेड रेगुलेटर के पास जो टर्बुलेंस पॉकेट का जनरेशन को कम करेगा। इसका मतलब सिल्ट आपका डिपॉजिट जो होगा, सिल्ट क्या होगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा आपके बॉटम में, ठीक है। इसका मतलब सिल्ट पॉकेट वहाँ फॉर्म होंगे, तो इसका आपका जो वाटर कैनाल में जाएगा, जो वाटर की एंट्री कैनाल में आपकी होगी वो आपकी सिल्ट फ्री रहेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और काम होता है, डिवाइड वॉल जो होते हैं, जो क्रॉस करंट्स जो फॉर्म होते हैं उसको भी आपका अवे रखता है, ठीक है। आपके व्यूअर से क्रॉस करंट्स क्या करेंगे, क्रॉस करंट्स वहाँ पर यदि बनेंगे, फॉर्मेशन होगा, ये आपके वर्टिसेस बनाएंगे, डीप स्कोरिंग होगी। डीप स्कोरिंग होगी तो ये आपके व्यूअर के लिए हैजार्डस होगा। इसके लिए हम भी अपना डिवाइड वॉल प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हम राइट एंगल पे अपने डिवाइड वॉल को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमको डिजायर्ड स्पेसिंग मिल सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो मेन फंक्शन क्या है, ये आपको सेपरेट करता है अंडर स्लूस को प्रॉपर वेयर से, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दी है इसके रिलेट से, तो कहीं से क्वेश्चन बने आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए डिवाइड वॉल इज प्रोवाइडेड, कर रहा है डिवाइड वॉल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अभी ऊपर बता भी चुका हूँ, राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, एज कंपेयर टू क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वियर द क्रेस्ट ऑफ अंडर स्लूस पोर्शन ऑफ वियर इज केप्ट एट। ऊपर बताया भी हूँ कि यदि हमारा जो कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका क्रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द वियर होता है वो अंडर स्लूस जो होता है, पोर्शन जो होता है वियर का, उससे क्या होता है, लोअर लेवल पे होता है, हायर लेवल पे, सेम लेवल पे। अभी ऊपर बताया भी हूँ कि जो हमारे लेस टर्बुलेंट पैकेट जो होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कैनाल रेगुलेटर जो होता है उसके पास हम क्या करते हैं, अपना अंडर स्लूस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और डिवाइड वॉल क्या करता है, सेपरेट करता है अंडर स्लूस को और उसको सेपरेट करता है आपका डिवाइड वॉल। अब यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो हमारा जो नॉर्मली जो क्रेस्ट होता है अंडर स्लूस का, वो कई जगह बार जो है ना इक्वल डीपेस्ट बेड लेवल पे होता है, जो डीपेस्ट बेड लेवल होता है उसके इक्वल होता है। इसका मतलब आपके जो मेन आपका जो, यदि मैं बात करता हूँ नॉर्मल पोर्शन ऑफ वियर है उससे लोअर लेवल पे होता है, ठीक है। और जनरली आपका जो क्रेस्ट ऑफ द वियर ये है वो आपका जो है, जो वियर क्रेस्ट है 1 to 1.5 मीटर ऊपर रखते हैं, वो आपका डीपेस्ट पे होता है आपका जो है अंडर स्लूस पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका जो है अंडर स्लूस पोर्शन है, ठीक है। ये अंडर स्लूस पोर्शन है, कैनाल रेगुलेटर से अंडर स्लूस पोर्शन डिवाइड वॉल है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, ये आपका लोअर लेवल पे होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द, कह जो सिल्ट एक्सक्लूडर होते हैं उसको कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, रिवर बेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, कैनाल बेड अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर, या कैनाल बेड डाउन स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस की, ठीक है। एक्चुअली हमारा जब वाटर आता है, आपका रिवर से जब वाटर आता है, डिवाइड वॉल के बारे में आपको बता दिया, अंडर स्लूस के बारे में बता दिया, तो हमारा प्रयास क्या रहता है, जब कैनाल में वाटर जाए उस वाटर में सिल्ट जो है, सिल्ट की क्वांटिटी कम हो, ठीक है। वो डिस्चार्ज वगैरह को इम्पैक्ट करता है, तो सिल्ट की क्वांटिटी कम, सिल्ट ना हो उसमें, सिल्ट फ्री वाटर आपका जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेज अपना कंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये आपके जो कंस्ट्रक्शन उनका करते हैं जिससे जो एंट्री ऑफ सिल्ट होगा वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपके जो है सिल्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेज, जिसमें आपका सिल्ट एक्सक्लूडर की यदि हम बात करते हैं, ये आपके ऐसे सिल्ट कंट्रोल डिवाइस हैं जो कि आपके जो रिवर बेड होता है वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और ये आपका जो अप स्ट्रीम साइड होता है हेड रेगुलेटर का, वहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये क्या करेगा, यहाँ से जब वाटर, देखिए यहाँ से वाटर गया, वाटर यहाँ से गया, तो यहाँ से जो यह पॉकेट फ्लो रहेंगे, यहाँ पर आपको सिल्ट डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि जो वाटर आपका क्लियर वाटर हेड रेगुलेटर पर एंटर करेगा और सिल्ट जो सिल्टिंग होगी, ठीक है, वो सिल्ट एक्सक्लूडर में चला जाएगा और यहाँ से वाटर आपका क्लियर आपके कैनाल में एंटर करेगा, सिल्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिल्ट रिमूव होकर वाटर आपके कैनाल में जाएगा। ये काम होता है किसका, सिल्ट एक्सक्लूडर का। एक होता है सिल्ट इजेक्टर। सिल्ट इजेक्टर की यदि हम बात करते हैं, इसको सिल्ट एक्सट्रैक्टर भी कहते हैं,
और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहाँ लेते हैं, कैनाल वाटर में, उसको रिवर बेड पे रखते थे, इसको कैनाल वाटर पे रखते हैं, और ये क्या करता है आपका, इस सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आपका कैनाल में कुछ फ्लो होने के बाद से कुछ डिस्टेंस तक जो है आपका सिल्ट ट्रेवल करता है, जब सिल्ट कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम सिल्ट इजेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिल्ट इजेक्टर देख सकते हैं, ये रहा सिल्ट इजेक्टर, ये क्या कर रहा है, जो बाकी सिल्ट है उसको रोक रहा है, ठीक है, ये रहा सिल्ट इजेक्टर। इसका मतलब यदि हम बात करते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ होते हैं, तो सिल्ट एक्सक्लूडर आपके रिवर बेड अप स्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर पे होते हैं, और सिल्ट आपका जो इजेक्टर्स कहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम पे होते हैं, ठीक है, कैनाल बेड के डाउन स्ट्रीम पे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। जनरली एसएससी वगैरह में भी इस पे क्वेश्चन, दोनों पे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो आपको सारी एग्जाम में ये हेल्पफुल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इफ H इज द ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन above the top of the floor and G is a specific gravity of floor material, then the thickness of floor is given by। कह रहा है यदि आपका H ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन above the top of the floor है, G आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मटेरियल है, तो कह रहा है थिकनेस ऑफ फ्लोर जो आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जब हम सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर आपके जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, एच जी लाइन जो होता है एबव बॉटम ऑफ द फ्लोर, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रेसिडुअल लिफ्ट वाटर को ईच पॉइंट पे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल पर मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमारे कोई पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे जो ऑर्डिनेट है एच जी का एबव द बॉटम ऑफ द फ्लोर 1 मीटर है, इसका मतलब वहाँ पर वाटर का 1 मीटर हेड होगा, और जो 1 मीटर हेड होगा वाटर का वो क्या करेगा, उस प्लेस पर, उस पॉइंट पर अपलिफ्ट कॉज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अपलिफ्ट को कॉज करेगा, ठीक है। अब यदि आपका एच मीटर यदि ऑर्डिनेट है, इसका मतलब वहाँ पर एच मीटर का आपका जो है क्या होगा, एच मीटर का अपलिफ्ट वहाँ पर कॉज करेगा, उस पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो प्रेशर एक्ट करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, तो जो वेट ऑफ द फ्लोर है जिसकी थिकनेस टी है वो उसको क्या करेगी, काउंटर बैलेंस करेगी। अब टी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, यदि आपके पास जो है सेफ्टी, यदि हम बात करते हैं आपके पास, यदि आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच टेस्ट, डाउनवर्ड प्रेशर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू जी इंटू टी, दोनों को इक्विलिब्रियम में लीजिए, क्योंकि ये जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है इसको प्रिवेंट कर रहा है ना, इसी को जो नीचे से सीपेज के कारण आ रहा है उसी को जो है बेड स्लोप है जो आपको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये काउंटर कर रहा है उसको, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो दोनों को यदि हम इक्विलिब्रियम में लेते हैं तो यहाँ पर एच डैश इक्वल टू जी टी आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड में से टी, तो यहाँ पर टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच डैश माइनस टी अपॉन जी माइनस वन इक्वल टू एच अपॉन जी माइनस वन। यहाँ पर यदि एच डैश माइनस टी जो है ये इक्वल टू एच के ले लेते हैं, क्योंकि जो आपका जो एच जी लाइन अबव द फ्लोर होता है, जहाँ पर जी सबमर्ज्ड कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मटेरियल होता है, ठीक है, इसको हम एच के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, थिकनेस कम लेके एच के बराबर इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि फॉर्मूला आता है, क्या आता है, टी इक्वल टू एच अपॉन जी माइनस वन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर, अकॉर्डिंग टू कोसलास थ्योरी द एग्जिट ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कट ऑफ, डाउन स्ट्रीम कट ऑफ के एब्सेंस में जो आपका एग्जिट ग्रेडियंट होगा वो आपका कोसलास थ्योरी में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, कोसलास थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो क्या कहता है, कोसलास थ्योरी कहता है कि जो आपका जो वाटर फ्लो करता है, जो, ठीक है, जो सीपेज ऑफ वाटर जो होता है वो आपका जो बॉटम कंटूर होता है उसके क्रीप के अलोंग नहीं होता है, ये आपका एक स्ट्रीम लाइन के रूप में, ठीक है, क्या करता है, एक सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन के रूप में मूव करता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए ग्रेडियंट बनाया, ठीक है। अब यदि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो प्रोफाइल होता है बैराज का, उसको उन्होंने सिंपल प्रोफाइल्स में जो है तोड़ करके मैथमेटिकल सॉल्यूशंस आपको दिया। जहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ मैथमेटिकली, यदि आपका एग्जिट ग्रेडियंट यदि मैं बात करता हूँ, क्या आता है, जी इक्वल टू एच अपॉन डी 1/पाई अंडर रूट लैम्डा, जहाँ पर एच क्या है, डेप्थ ऑफ सीपेज हेड, डी क्या है आपका डेप्थ ऑफ डाउनस्ट्रीम कट ऑफ, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, जहाँ अल्फा इक्वल टू बी बाई डी। यदि आपका बी इक्वल टू लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, यदि आपका डाउनस्ट्रीम कट ऑफ जो डी है डाउनस्ट्रीम कट ऑफ है वो आपका यदि जीरो हो जाए, यदि डाउनस्ट्रीम कट ऑफ जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एग्जिट ग्रेडियंट जो है वहाँ पर एब्सेंस होगा डाउनस्ट्रीम कट ऑफ में। यदि यहाँ पर यदि इसको हम बी डी को यदि हम जीरो कर देते हैं तो इन्फिनाइट आ जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मिनिमम साइज ऑफ स्टोन दैट विल रिमेन एट रेस्ट इन चैनल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप एस एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज गिवन बाय, कह रहा है जो मिनिमम साइज ऑफ स्टोन होगा
जो कि आपके चैनल में लॉन्गिट्यूडनल स्लिप जिसका एस दे रखा है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर दे रखा है, उस पर रेस्ट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि वो क्या होगा, ठीक है, उसको कैसे साइज बताएंगे। यदि हम डिजाइनिंग ऑफ नॉन स्कॉरिंग यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं नॉन स्कॉरिंग चैनल की कोर्स एलुवियन में, ठीक है, कोर्स एलुवियन में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये आपका यदि मैं बात करता हूँ तो ये होता है टाउ सी इंटू गामा डी एस माइनस वन सेकंड एस माइनस वन इक्वल टू 0.56 यदि आपका डी इज ग्रेटर देन 6 mm होगा, ठीक है। एस क्या है, साइड स्लोप ऑफ द चैनल है, ठीक है, साइड स्लोप ऑफ द चैनल है। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। आपका जो है डी क्या है, डाई ऑफ द पार्टिकल्स है। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा, इसको यदि हम बात करते हैं, ठीक है, कोर्स एलुवियम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, तो आपका जब एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, बेड ऑफ चैनल फ्लोइंग वाटर का टाउ नॉट जो आता है वो क्या आता है, गामा डब्ल्यू इंटू आर एस आता है, जहाँ पर आर क्या हाइड्रोलिक मीन रेडियस ऑफ द चैनल जो कि ए इक्वल टू ए बाई पी हो जाता है, एस बराबर वेट स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि टाउ नॉट इज ग्रेटर देन टाउ नॉट इज लेस देन इक्वल टू टाउ सी यदि करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाउ नॉट रखिए, टाउ नॉट की वैल्यू रखेंगे कि टाउ नॉट इज लेस देन इक्वल टू, पूरे डेरिवेशन में आपको बताया हूँ, आप लोग डेरिवेशन देख सकते हैं। ये आपका आर एस जो आता है वो लेस देन या इक्वल टू डी बाई 11 आता है, इसका मतलब जो आपका मिनिमम साइज आएगा डी इक्वल टू 11 आर एस आता है, ठीक है, कितना 11 आर एस आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96, द रेशियो ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन द बेड एंड द बैंक ऑफ चैनल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, इसका जो रेशियो होता है एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस का बेड एंड बैंक ऑफ द चैनल ड्यू टू फ्लोइंग वाटर, वह कितना होता है, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बेड ऑफ कैनाल पे जो एवरेज शियर स्ट्रेस आता है टाउ नॉट, वो गामा डब्ल्यू इंटू आर एस आता है, ठीक है, और स्लोप जो आपका स्लोप साइड्स होता है वहाँ पर जो एवरेज शियर स्ट्रेस आता है वो कितना आता है, टाउ नॉट इक्वल टू 0.75 गामा डब्ल्यू इंटू आर एस। आर और इसके बारे में ऊपर बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालेंगे तो 1.33 जो आएगा, जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑन ए चैनल इज टाउ सी देन द एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव ग्रेन ऑन द बैंक इज, कह रहा है यदि आपका क्रिटिकल शियर स्ट्रेस जो है चैनल का टाउ सी है, तो कह रहा है जो एवरेज वैल्यू होगा शियर स्ट्रेस का ग्रेन को मूव करने के लिए, जो बैंक पर जो ग्रेन्स हैं जो पार्टिकल्स है उसको मूव करने के लिए क्या होगा, ठीक है, ऊपर बता भी चुका हूँ क्वेश्चन में। जो आपका ट्रैक्टिव शियर स्ट्रेस जो होता है यूनिफॉर्म फ्लो में, वो क्या होता है, टाउ सी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू आर एस होता है, जहाँ पर गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, आर आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, एस क्या है, साइड चैनल लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हो जाएगा। एवरेज ट्रैक्टिव स्ट्रेस अब चैनल साइड पे आता है, टाउ नॉट इक्वल टू 0.75 गामा एस गामा डब्ल्यू इंटू आर एस, इसका मतलब जो है टाउ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रख दीजिए इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 0.75 टाउ सी, कितना होता है आपका 0.75 टाउ सी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है ए वाटर शेड कैनाल, ठीक है। अब चलिए अलाइनमेंट ऑफ कैनाल पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पूरा डिटेल में इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। चलिए यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल की बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, कौन कौन सा होता है, पहला हमारा रिज कैनाल या वाटर शेड कैनाल होता है, ठीक है। रिज कैनाल या वाटर शेड कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो इसकी अलाइनमेंट जो होती है वो अभी कैसी होती है, तो इसकी अलाइनमेंट जो होती है ये आपके नेचुरल वाटर शेड लाइन जो होती है, जो वाटर शेड लाइन होती है नेचुरल, उसके अलॉन्ग होती है, ठीक है, यहाँ पर इसके अलॉन्ग होता है, ठीक है, ये आपका नेचुरल वाटर शेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके अलॉन्ग है, ये आपका जो है कैनाल जो है इसके अलॉन्ग फ्लो करेगा, ठीक है, कैनाल इसके अलॉन्ग फ्लो करेगा, जो नेचुरल वाटर शेड लाइन है उसके अलॉन्ग कैनाल फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो ड्रेनेज होगा वो आपका क्रॉस नहीं करेगा कैनाल को, ठीक है, वो कैनाल फ्लो को इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का जो है कॉस्ट वो बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो आपके एरिया के जो कंटूर्स हैं उसके नियरली पैरेलल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके केवल एक साइड को आपका जो है कंटूर के एक साइड को जो है इरिगेट कर सकते हैं, और ये जनरली हिली एरियाज में प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज द कंटूर कैनाल्स, दीज आर द, ये आपका कंटूर कैनाल है। अब कंटूर कैनाल क्या करेगा, इसके इधर के वाले एरिया को इरिगेट करेगा, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। साइड स्लोप कैनाल की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कंटूर जो होते हैं कंट्री के उसके राइट एंगल पे लाइन किए जाते हैं, ठीक है। साइड स्लोप कैनाल जो होते हैं ये आपके ना ही वाटर शेड कैनाल होते हैं और ना ही ये वैल्यू कैनाल होते हैं, दोनों के बीच में आपका आता है, ठीक है। और ये कैनाल जो नियरली आपके पैरेलल होते हैं नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द कंट्री के।
ये भी क्या करते हैं, ये भी ड्रेनेज को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन पे अपने, और इस बार के SSC JEE में इस पर क्वेश्चन आया था, इस बार के SSC JEE जो मेंस हुआ था, ठीक है, SSC JEE मेंस की मैंने वीडियो डाल देखी है, ठीक है, सॉल्यूशंस पूरा प्रोवाइड कर दिया है डिटेल में, आप लोग देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया है, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि मैं यहाँ बात करता हूँ तो आपका जो वाटर सेट कैनाल होता है वो क्या होता है, आपका क्रॉस ड्रेनेज को अवॉइड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कैनाल विच इज अलाइंड एट द राइट एंगल्स टू द कंटूर इज कॉल्ड। तो जो आपका कंटूर के राइट एंगल पे होता है वो कौन सा कैनाल होता है, अभी आपको बता दिया हूँ कौन सा होता है, साइड स्लोप कैनाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, गैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन, जो गैरेट्स डायग्राम होता है वो किस पर बेसिस होता है, कैनेडीज थ्योरी पे, लेसिस थ्योरी पे, खोसलास थ्योरी पे, या आपका ब्लिक्स थ्योरी पे। जब हम गैरेट डायग्राम की बात करते हैं तो ये सिंपली जो इरिगेशन चैनल्स जो होते हैं उसको डिजाइन करने के लिए एक ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया किसने, कैनेडी और कटर की इक्वेशन से, ठीक है। तो ये आपका किस पे है, आपका कैनेडीज थ्योरी पे है। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होते हैं वहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी आपके होते हैं, ठीक है, जब भी हम अपना डिजाइनिंग करते हैं कैनेडीज थ्योरी से। लेकिन जब हम गैरेट्स डायग्राम का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इफेक्टिवली जो है कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन है उसको रिड्यूस कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीड्यूर भी दे रखा है, ऐसे प्रोसीड्यूर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या प्रोसीड्यूर में है, पहला हम आपका द डिस्चार्ज है, बेड स्लोप है, रिक्सोटरी कोफिशिएंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ CBR, ये सब आपको दिया रहेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। हमको इंटरसेक्शन ऑफ स्लोप लाइन और डिस्चार्ज कर जो है उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं जो आपकी वेड एंड कर्व्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इस पर क्वेश्चन यदि आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली इस पर बताऊंगा, लेकिन इस पर क्वेश्चन केवल इतना ही आता है, गैरेट्स पे कभी आपको जो है न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन का प्रोसेस है, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको डिटरमाइन अपने ग्राफ से करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली मैं आगे आपको क्लियर बताऊंगा। बाकी अभी तक ये जानिए कि जो हमारा गैरेट्स डायग्राम होता है वो आपका कैंडल्स थ्योरी पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज के अपने 100 क्वेश्चन तक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपका कल आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे और उसमें कैंडीज थ्योरी या लेसिस थ्योरी का डिटेल्ड में एनालिसिस जो है नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चन आपको सही में समझ में आए होंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हों, यदि वीडियो अच्छा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम लोग पूरी गुप्ता एंड गुप्ता की ऐसे ही आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, जो कि आपको मोर देन इनफ होगा किसी भी एग्जाम के लिए। आप एक बार इस लेक्चर को देख लीजिए, आपको कोई बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का PYQ उठाइए और सॉल्व कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज होने वाला है। तो आप लोग के भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।